जी, गुड इवनिंग एवरीवन। हम्म। बेटा, गुड इवनिंग। बहुत सारे नए बच्चे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे आज तो। गुड इवनिंग। हम्म। ओके। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। हाउ आर यू? गुड इवनिंग बच्चा। सो क्या चल रहा है? दिस आर फर्स्ट क्लास रिगार्डिंग लीगल स्टडीज डोमेन। सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज लॉ? एनीवन हियर? सो कैन यू प्लीज आंसर मी, नॉट टेल मी। कहाँ से बोलोगे? देयर इज नो परमिशन कि आप लोग बोल सको भी, बिकॉज आप लोग का म्यूट है। सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज लॉ? Peter, please don't ask me question like this, ki sir, about the form and something like that, because I am not aware of any form. Prab Shimran, okay, beta, rules. तुष्टि बेटा, अगर the first thing is my name is Shivam Thakur. I got here 81 in Aspirate and CLAT. I got here 7 in SET, 3 in BHU, 1 in IP. And so the first thing is that ki as my students have told me that ki rules and regulations are law. So beta, what do you think? कि किसी टेम्पल के बाहर लिखा होता है कि शूज यहीं पे उतारें, या किसी पर्टिकुलर मॉस्क के बाहर लिखा होता है कि शूज यहाँ पे उतारें, या फिर दीवारों पे लिखा होता है कि कूड़ा यहाँ ना डालें? इज इट लॉ? देयर आर ऑल्सो रूल्स। अगर हम लोग सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस की बात करें कि यस, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर लॉ, तो बेटा ऐसे घर में रूल होते हैं कि सभी को 5 AM से पहले उठना है। जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि सभी लोग 5 PM से AM से पहले उठेंगे, तो क्या ये लॉ है? एज यू ऑल टोल्ड मी दैट कि सर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर द लॉ, सो ये भी तो रूल्स हैं। लॉज आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटा अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज नो लॉ, देयर आर नो लॉज। लॉ इज समथिंग अंडर विच एवरी एक्टिविटी विच कैन बी परफॉर्म बाय एनी इंडिविजुअल एंड डज नॉट कॉज एनी हार्म टू द कंट्री रेसिडेंट एंड द अदर गवर्नमेंट। बेटा दिस इज वेरी वेग आंसर। अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोई लॉ होता ही नहीं है। देन व्हाट अबाउट द Indian Penal Code? What about the Contract Act? What about the Transfer of Property Act or Taxation Act, Company Act, blah blah? So some rules which are basically enforced by the certain government or institution. अच्छा, मतलब गवर्नमेंट ने जो बताया जो रूल्स वही लॉ होते हैं और कोई लॉ नहीं होता? All the constitutional rules and regulations that are enforced on the residents of the country. Okay, it means कि जो रूल्स नॉन रेजिडेंट्स पे अप्लाई होते हैं वो हम उन्हें लॉ नहीं बोलते। राइट टू लाइफ सिटीजन्स को मिलता है, नॉन सिटीजन्स को मिलता है, तो हम उसे लॉ लॉ नहीं बोलेंगे फिर। रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट प्रोवाइड्स जस्टिस। बेटा दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ना, कि ओनली रूल्स एंड रेगुलेशंस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर सेवरल लॉज जहां पे लॉज डिफाइन है। लॉ इज द रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस एट अ सेंटर लेवल। बच्चा, अगर लॉज आर इज द रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस एट अ सेंटर लेवल, देन व्हाट इज टॉर्ट्स? टॉर्ट्स तो अनकोडिफाइड है। प्लीज नोट इट डाउन। लॉ इज अ सेट ऑफ, हेलो बच्चा, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लॉ इज अ सेट ऑफ, बस एक लाइन लिखवानी मुझे। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रूल्स कॉमा, लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स कॉमा। तो लॉ क्या है बच्चा? अगर मैं जो बोलने जा रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग लॉ क्या है?
लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स, अरे यार, रेगुलेशंस एंड कस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कस्टम्स प्रेस्क्राइब्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। दिस इज द क्लियर कट परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ लॉ। Rules, regulations, and customs. Why I'm using here customs as a law? Can anyone please tell me why I'm using custom here as a law? क्या customs भी law होते हैं क्या? बेटा according to the Hindu Marriage Act 1955, हम देखते हैं कि जब बात करते हैं सेक्शन 7 की, वहां पे देन वहां पे लिखा है कि द मैरिज मस्ट बी सोलमनाइज्ड, द मैरिज मस्ट बी सोलमनाइज्ड। अब यहाँ पे सोलमनाइज्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि आपकी जो मैरिज है, मतलब जो पर्सन ए, अगर कोई दो हिंदू वन हिंदू टू आपस में मैरिज कर रहे हैं, इनकी मैरिज तब लीगल मानी जाएगी, कब? इनकी मैरिज तब लीगल मानी जाएगी जब ये अपने कस्टम्स को फॉलो करेंगे, तब। एज लाइक सप्तपति, बहुत लोग उसे पति बोलते हैं, बट ऑल्सो सप्तपति, 7 फेरे, एंड इट इज अ कस्टम। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड कस्टम एज अ लॉ। Law is a set of rules, regulations, and customs prescribed by the competent authority. Who is the competent authority to prescribe the law? Who is the competent authority to prescribe law? The right answer is government. अगर बेटा हमें इन चीजों को समझना है, ऐसे बहुत बच्चों ने मुझे अजीब सा आंसर दिया है, लाइक समवन सेड सुप्रीम कोर्ट। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, मैं उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। वेट अ मिनट। बेटा ऑर्गन ऑफ द स्टेट कौन से होते हैं? ऑर्गन ऑफ द स्टेट, जल्दी से जो करते हैं। द फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। ठीक है, there are three organs of the government. The first one is legislative, second one is executive, and the third one is judiciary. Beta, the only rules and regulations prescribed by the government is not law. Here the word custom is must be there. अगर हम कस्टम वर्ड को निकाल देंगे तो हमारी लॉ की डेफिनेशन ही थोड़ी पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी, वो फिर सफिशिएंट नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू आर रॉन्ग। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लेजिस्लेटिव? टू लेजिस्लेट द लॉ, लॉ बनाना। एज लाइक कि जैसे आप लोगों को मोमोज पसंद है खाने में, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल कि आप लोगों को खाने में पसंद है क्या? मोमोज। तो जो लेजिस्लेचर होता है वो क्या बोलेगा कि कल से सभी को सिर्फ एक प्लेट ही मोमोज मिलेगा, कल से सभी को सिर्फ एक प्लेट ही मोमोज मिलेगा, जिसने दो खाए उसके लिए पनिशमेंट। तो ये लॉ कौन फ्रेम करेगा? एक प्लेट मोमोज मिलेंगे, ये लॉ कौन फ्रेम करेगा? लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर। अब व्हाट इज द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव? अब ये एग्जीक्यूटिव इसको क्या करेगा? इंप्लीमेंट करवाएगा, ये इसको सुपरवाइज करेगा। एज लाइक डीएम, एसपी, आईपीएस, ये सभी लोग क्या देखेंगे कि भाई कोई कहीं 2 प्लेट मोमोज तो नहीं खा रहा, कहीं भाई कोई ऐसा तो नहीं जो 2 प्लेट मोमोज खा रहा हो, ये उसको सुपरवाइज करते हैं। बट
अब आप बच्चे सभी लोग लीगल पढ़ रहे हो, आप लोग लॉ पढ़ रहे हो। आपने कहा कि गवर्नमेंट ने क्या बोला है, 1 प्लेट मोमोज। तो आपने क्या किया, आप इतनी बड़ी प्लेट लेके चले गए, बहुत बड़ी प्लेट। आपने कहा भैया 1 प्लेट मोमोज दे दो। अब आपने क्या किया, आपने लॉ को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया। देन जुडिशरी कम्स, जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करती है। ये आपको बताएगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 प्लेट मोमोज। इट मींस ओनली 10 मोमोज। जुडिशरी इस लॉ को इंटरप्रेट करेगी। द मेन वर्क ऑफ जुडिशरी इज टू इंटरप्रेट द लॉ। लॉ को समझाना कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लॉ, उस लॉ का मतलब क्या है। ये काम होता है जुडिशरी का। लॉ कौन बनाता है, लेजिस्लेचर। ये कौन है, गवर्नमेंट। आप सभी को मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एवरीवन प्लीज। चलो, वेरी गुड। आप लोग को मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस बेटा। यस आई एम। वेलकम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। टुडे वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक ऑफ जुडिशरी। ओके वंशिका, ओके बेटा, ओके 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 सर, ये ऑर्गन स्टेट के हैं या फिर गवर्नमेंट के? बेटा गवर्नमेंट के ऑर्गन नहीं बेटा, ये स्टेट के ऑर्गुमेंट है, नॉट गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑर्गन बेटा। बेटा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। द मेन पर्पज ऑफ लेजिस्लेचर इज टू मेक द लॉज। लॉ को लेजिस्लेट करना, लॉ को बनाना। एज आई टोल्ड यू कि कल से सबको 1 प्लेट मोमोज ही मिलेंगे। अब जिनको ही मोमोज पसंद है उनके लिए तो ये हो गया कि मेरी तो लाइफ ही छीन ली इन्होंने, ऐसा लॉ बना के। कम टू रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, वो क्या करेगा, वो उस चीज को इंप्लीमेंट करवाएगा इन बिटवीन अस। नॉट नाउ बेटा, नॉट नाउ, कुछ नॉट नाउ, अभी नहीं। जुडिशरी उस लॉ को इंटरप्रेट करता है। बेटा प्लीज सी द वीडियो। मैं ये पीडीएफ तो शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट यस देयर यूट्यूब चैनल विच इज IMS लॉ दिल्ली, जहां पे आपको ये क्लास मिल जाएगी। ओके फॉर श्योर। कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। हु इज द करंट CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हु इज करंट CJI ऑफ इंडिया? वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड वेरी गुड। द राइट आंसर इज डी, जस्टिस धनंजय यशवंत चंचुड, DY चंचुड। So, okay, tell me one more thing. Who is the first CGI of India? Who was the first CGI of India? इसका आंसर मुझे कौन देगा? अभी तो बहुत जल्दी टाइप हो रहा था, DD। Who was the first CGI of India? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा, बहुत बच्चों ने आंसर दिया है। मैं सबका नाम तो नहीं ले लेता बिकॉज बहुत बच्चों ने आंसर दिया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन। द Who was the first CGI of India? H J, sorry, HJ कानिया जस्टिस। HJ कानिया जस्टिस। इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेवल्स ऑफ कोर्ट? कितने लेवल के कोर्ट अपने इंडिया में होते हैं? इंडियन जुडिशरी में कितने लेवल के कोर्ट हैं? भैया कैन यू प्लीज ऑल्सो टेल मी कि कौन कौन से कोर्ट्स हैं?
मतलब लेवल्स क्या हैं कोर्ट्स के? बेटा हर्षिता, जो आप ट्रायल कोर्ट की बात कर रहे हैं बेटा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, नो बेटा। बेटा ट्रायल कोर्ट हम किसको बोलते हैं? जहां पे हमारा केस फर्स्ट हेयरिंग में चल रहा होता है। इट मीन जहां पे हमने फर्स्ट हेयरिंग में अपने केस को फाइल किया है, उसको हम बोलते हैं ट्रायल कोर्ट। ओके, लेट्स से एग्जांपल की जैसे सूट, देयर अ सूट बिटवीन पर्सन ए एंड पर्सन बी। अब पर्सन ए ने उस केस को जहां जिस जिस कोर्ट में फर्स्ट टाइम ट्रायल के लिए फाइल किया है, उसको हम बोलते हैं ट्रायल कोर्ट। ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सेंट्रल स्टेट लेवल का हाई डिस्ट्रिक्ट। ओके 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 ओके। सर व्हाट आर द मूड कोर्ट्स? बेटा मूड कोर्ट्स आर, वी कैन से डमी कोर्ट्स, जो हम लोग कॉलेजेस में करते हैं। गर्वित गुप्ता, बेटा वेरी गुड। गर्वित वेरी गुड। बेटा गर्वित वेरी गुड। द राइट आंसर इज फोर। सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन विलेज लेवल कोर्ट, लोकायुक्त टाइप। There are four levels, not three. बेटा प्लीज, जितने बच्चे आप लोग बच्चा एक क्यूएनए में अपने आंसर्स दे रहे हो, प्लीज बेटा उसको चैट में ले आओ। इट इज ओनली विजिबल टू मी, सो डोंट वरी। देयर इज नो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। ब्रीच ऑफ प्राइवेसी इज डिफाइंड, राइट टू प्राइवेसी इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल? बेटा लोअर कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट का मतलब होता है लोअर कोर्ट्स, लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका हो गया। इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मतलब हाई कोर्ट्स के नीचे जो कोर्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो आपके हाई कोर्ट के नीचे होते हैं। यस बेटा, आशी बेटा, यू आर राइट। Okay, right to privacy is defined under Article 21 of the Constitution of India. Very good. Which article of the Constitution of India deals with the independence of the judiciary? Beta Garvit 124 is talking about the Supreme Court, establishment of Supreme Court, not independence of judiciary. चलो एक मिनट हम लोग बात कर लेते हैं। Establishment of Supreme Court, Article 124. 143 is talking about, yes beta, separation same. 143 is talking about Article 143 of the Constitution of India is talking about, ओके, और बच्चा सही बोल रहे हो। आर्टिकल 143, सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, बेटा युविका सरीन, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट ऐसे लिख दो। आर्टिकल 50 is talking about separation of judiciary from executive or legislature. It is talking about the independence of judiciary from legislature and executive. And Article 14, Article 14 is talking about, Article 14 is talking about, no, it is not only talking about equality, थोड़ा सा मिसिंग है बेटा। बच्चा ये पढ़ाई पे ध्यान दे लो यार, भाई पढ़ाई पे ध्यान दे लो बच्चा, बहुत जरूरी है पढ़ाई पे ध्यान देना। एनोनिमस अटेंडी जो भी है, बेटा पढ़ाई पे नहीं ध्यान दोगे तो अभी फिर वही जब उसमें आएगी ना तुम लोग की, जब रैंक उसमें आती है रोल नंबर में, तब बहुत दुख होता है कि रैंक जो है वो रोल नंबर में आ गई। तो बच्चा अभी पढ़ाई पे ध्यान दे लो।
आर्टिकल 14 इज टॉकिंग, नो बच्चा, नो नो पलक बेटा, वेरी गुड, हाँ किसी ने बच्चा, बेटा कुंदन बेटा जो आप बात कर रहे हो, इट इज अबाउट आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 is talking about that there shall be no discrimination on the basis of race, caste, gender, sex, place of birth. Yes, beta, Harshita, beta, you are right. Article 15 is talking about separation of judiciary from executive slash legislature भी इसमें ऐड कर लेना। बेटा what is article 14? Article 14 is talking about right to equality and equality before law. These are the two phrases और दोनों का मतलब अलग है। अगर बेटा हम सिर्फ इक्वालिटी की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द इक्वालिटी, कि भाई चलो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने हमें इक्वलिटी दे रखी है, ठीक है। अगर हम ये बात करें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो उसने हमें इक्वलिटी दे रखी है, देन बेटा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन। तो ये दोनों बातें आपस में क्लैश नहीं कर गई कि भाई एक टाइम पे एक आर्टिकल में आपने हमें क्या दे रखा है, आपने हमें इक्वलिटी दे रखी है कि सभी लोग इक्वल ट्रीट होंगे। सेकेंड ही आर्टिकल में आप बात कर रहे हैं, 16 में आप बात कर रहे हैं कि भाई हम देंगे इन पर्टिकुलर क्लास को रिजर्वेशन देंगे हम। बेटा इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, समानता। बेटा वी डोंट वांट इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब तो ये हुआ बच्चा कि इफ देयर इज अ पर्सन ए, मान लीजिए ये पर्सन है, ए पर्सन है जो डिसेबल्ड है, भाई लेग से वो डिसेबल्ड है, एंड देयर इज अ पर्सन बी जो लेग से बहुत फिट है। इक्वलिटी का मतलब ये हुआ कि मैं इनसे बोलूंगा कि आप दोनों लोग 100 मीटर की रेस करोगे, जो पहले जीत गया वो विनर हो गया। इट इज कॉल्ड इक्वलिटी। Second phrase, equality before the law, is talking about the equity. The main purpose of the law is that, पालक बेटा वेरी गुड। यहां पे मैं फ्रेज एक वर्ड यूज करना चाहूंगा, एक मेरा फ्रेज है, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। दूसरे वर्ड से बोल सकते हैं जो पलक बच्चे ने बोला है, अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वल्स। ये इसका सेम सेंटेंस है बट अपोजिट पार्ट में। जो लोग सेम उसमें बिलोंग कर रहे हैं, सेम सिचुएशन में, इकोनॉमिक, सेम रिलीजियस, सेम सोशल सिचुएशन बिलोंग कर रहे हैं, उनको हम सेम ट्रीट करेंगे, ना कि सभी को। अदरवाइज बेटा कि देयर इज अ पर्सन, बेटा अदरवाइज देयर इज अ पर्सन, मान लीजिए जो बहुत ही ज्यादा ट्राइबल एरियाज में रहता है, क्या इस उसको वो सेम फैसिलिटीज मिल रही है जो आपको मिल रही है? नो। तो बच्चा का अगर हम उसको, द पर्सन हु इज इन ट्राइबल एरियाज, उस पर्सन को आपको हम दोनों को इक्वल ट्रीट करेंगे, देन देयर इज, इट इज नॉट जस्टिस, it is clear case of injustice. So that's why we need equality before law and equal protection of laws also. Okay, come to the point. बहुत ही ज्यादा डीप क्लास चली आ रही है। हाँ बच्चा, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ढंग से पढ़ लेना अच्छे से। मैं जितने वर्ड्स को यूज कर रहा हूँ बेटा, ये एग्जाम में आने के चांसेस हैं, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड हियर, अदरवाइज व्हाई आई एम स्ट्रेचिंग द टॉपिक। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सिंपल सा मतलब है कि जुडिशियल रिव्यू कहां पे डिफाइंड है। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? जुडिशरी किसी भी लॉ को रिव्यू कर सकती है अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल 9 कि भाई ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो प्लीज जल्दी से मुझे बता दो। क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिकल 32 इज टॉकिंग अबाउट द रिट्स। आर्टिकल 32 इज टॉकिंग अबाउट द रिट्स। राइट आंसर इज ऑल्सो द आर्टिकल 32। कहाँ पहुंच जा रहे हो आप लोग यार। बेटा लॉ इज ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशन।
द थिंग इज दैट ना बच्चा, आप लोग खुद देखते हो ना, तो लॉ क्या है? अगर लॉ इतना सिंपल होता, हम लॉ को अगर इंटरप्रेट नहीं कर पाते, तो बेटा व्हाई वी नीड लॉयर्स एंड एडवोकेट्स? जब लॉ एक बुक की फॉर्म है, तो मैं एडवोकेट्स की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं पढ़ के जाके कोर्ट में बैठ जाऊं, अपना केस लड़ लूं। दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एडवोकेट्स एंड, बेटा 32। थैंक यू सो मच बच्चा। एनोनिमस अटेंडी, थैंक यू सो मच। बेटा बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो प्लीज। पढ़ाई पे ध्यान दोगे तभी अच्छा होगा। बेटा सीजीआई कैसे बन सकते हैं? बेटा सीजीआई वो पर्सन बनता है जो आपके सुप्रीम कोर्ट जजेस में सबसे ऊपर हायरकी में होता है। और वो हायरकी कैसे बनती है? वो हायरकी बाय एज, बाय सीनियरिटी बनती है बेटा। कम टू द अनदर क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये आपको आंसर हो जाएगा। जब बच्चा हमने ऊपर पढ़ा हुआ है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, तो पार्लियामेंट तो वहां से हट गया। प्राइम मिनिस्टर पार्ट किसका है? लेजिस्लेचर का, हट गया। बचा कौन? सीजेआई। और दूसरा, सॉरी, सीजेआई, एंड सेकेंड वन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये दो लोग बचे। ये क्या हो रहा है? अच्छा ओके सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सीजेआई। अब ये दो लोग बचे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा, एवरीवन वेरी गुड। ओके, द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय, हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय, आई नो कि आप सभी लोग इसका भी आंसर कुछ और लगाओगे। एग्जाम नहीं बचा, एग्जाम से कौन हाई कोर्ट जज बनता है? वो तो फिर बेटा वो आपका जो पैनल हो गया, उसके अंदर एग्जाम्स होते हैं। वेरी गुड अनुराधा, आशिरी एंड गर्वित बच्चा, वेरी गुड। द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट जजेस इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू। बच्चा वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बेटा फंडामेंटल राइट्स कहां पे डिफाइन है? तो बच्चा मैं आपको बताऊं, तो फंडामेंटल राइट्स डिफाइन है पार्ट 3, आर्टिकल 12 to 35 में। ये प्लीज नोट डाउन कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फंडामेंटल राइट्स आर डिफाइंड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? सब देख लेते हैं हम लोग। राइट टू इक्वालिटी, यस इट इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14। राइट टू एडुकेशन, यस इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। राइट टू प्रॉपर्टी, नो। राइट टू प्रॉपर्टी इज रिपील्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? इसका आंसर मुझे दो, कि राइट टू प्रॉपर्टी इज रिपील्ड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? द राइट आंसर इज 44। बेटा ये किसने आंसर दिया? आशी बेटा, वेरी गुड। 44। पहले कहां पे था ये? पहले बच्चा ये था आपका 19(1) क्लॉज एफ में। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। नाउ इट इज अंडर 300A। ओके, नाउ इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स अ लीगल राइट। What's the difference between polity and legal?
बेटा द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी एंड लीगल इज दैट कि पॉलिटी में बेटा हम मेनली किसको पढ़ते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसमें मेनली बात करते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लीगल, देन उसमें क्या आता है आपका? उसमें आपके क्रिमिनल लॉज भी आएंगे, आपके सिविल लॉज भी आएंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी आएगा। उसमें हम बात करते हैं मेनली लॉ व्यू पॉइंट से। ओके, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी एंड लीगल। यस बेटा। बेटा पढ़ाई कर ले यार। बेटा अभी पढ़ाई कर लोगे तो आप लोग अपने फ्यूचर में इस चीज को प्रेज करोगे कि मैं अच्छा हो कि मैंने सही टाइम पे सही पढ़ाई कर ली। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड अभी एक आईलो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? बेटा 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th। बेटा व्हाट इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? ILO। बेटा लास्ट में क्या आ गया? ओ आ गया। तो कहां पे होगा? मेनली जेनेवा। बेटा 90% ऑफ द केसेस में, आई एम नॉट सेइंग 100%, आई एम सेइंग 99% ऑफ द केसेस में अगर लास्ट में ओ है किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसका हेडक्वार्टर कहां पे होगा? जेनेवा में होगा। बेटा अभी इसने रिपोर्ट निकाली, अभी रिलीज की है रिगार्डिंग द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सो काफी बढ़ गया है और थोड़ा। सो डोंट ट्राई टू बी पार्ट ऑफ दैट क्राउड। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया रेफर्स टू, इट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविटीज, एक्टिविज्म इन इंडिया? वेट अ मिनट, these are the options. ओके 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 बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक बच्चा क्वेश्चन दिखा दूं बच्चा, क्वेश्चन ये देखो बच्चा, क्वेश्चन भी आ गया। वेट अ मिनट, मैं इसको साइड में कर देता हूँ। बेटा ये है आपका क्वेश्चन, और उस क्वेश्चंस के ये हैं आपके ऑप्शंस। चलो जल्दी से आंसर दिखा दो, जल्दी से आंसर बताओ, फास्ट। बेटा मेरी कसम मत खा। अगर मैं नहीं रहूंगा तो फिर बेटा के बाद में पढ़ाएगा तुम्हें कौन लीगल? सो मेरी कसम मत खा। The concept of judicial activism refers to just being active in their duties. No, pencil बंद हो गई। Am I audible to all of you? Am I clearly audible to all of you? Very good, very good. Judges, the right answer is what is the meaning of judicial activism? It means judges taking a proactive role in shaping social policies. बेटा जब कोई भी पॉलिसी बनती है, ठीक है, जब मान लीजिए कोई भी लॉ बना या फिर कोई पॉलिसी बनी, ठीक है बेटा, वेरी गुड बेटा। अगर कोई भी लॉ बनता है या कोई पॉलिसी बनती है बेटा, तो द मेन थिंग इज दैट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 4 में क्या डिफाइन है? DPSP। पार्ट बेटा इसको ऐसे लिखते हैं, वहां पे क्या डिफाइन है? DPSP। इट मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो बच्चा ये पॉलिसीज को फॉलो करना, एक गाइडलाइंस दी गई कि आपको पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए। फिर जब लॉज बनते हैं तो उस पे जजेस जो अपना कोर्ट्स हैं वो उस पे जुडिशियल रिव्यू करते हैं कि वो लॉ सही है कि नहीं है। द अनदर क्वेश्चन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, आई एम आस्किंग आस्किंग अबाउट द अडॉप्टेड ऑन।
बेटा there are two words. The first one is that enacted. Second one is adopted. बेटा एडॉप्टेड का मतलब ये होता है कि उसको कब सहमति मिल गई, कब वो एडॉप्ट कर लिया गया। जैसे अभी जो भाई नए लॉज हैं, BNS, BNSS, BSA, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बच्चा ये एडॉप्ट हो चुके हैं। इनैक्ट कब से होंगे? 1 जुलाई 2024। तो वैसे ही बच्चा इट इज टॉकिंग अबाउट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड। ये एडॉप्ट हुआ था बेटा आपका 26 नवंबर 1949 इज द राइट आंसर, एंड इनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। बेटा ये दोनों क्वेश्चन प्लीज याद कर लेना बहुत ही अच्छे से, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी पर्टिकुलर यूजी एग्जाम्स। सो ये इनेक्टेड एंड एडॉप्टेड बेटा कंफ्यूज मत होना। दैट्स वाई 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज। भाई 26 नवंबर को हम क्या करते हैं सेलिब्रेट? कोई बताएगा मुझे? हाँ बेटा फॉर श्योर हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मंथ इज मोर देन सफिशिएंट। आई क्रैक्ड ऑल माई एग्जाम्स इन जस्ट 45 डेज। तो बेटा सीयूटी के लिए बेटा द थिंग इज ना कि आपको अच्छी गाइडेंस में प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजाइज करके चीजों को पढ़ाई करो। 1 मंथ इज मोर देन सफिशिएंट, ट्रस्ट मी। हो जाएगा आराम से बेटा, पक्का, फॉर श्योर। ठीक है, वेरी गुड। 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशन डे। दी यहां पे वर्ड यूज कर लो, दी कॉन्स्टिट्यूशन डे, बिकॉज इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, तो वी हैव टू यूज दी ऑल्सो। द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर to issue writs under which articles of the Constitution of India? बेटा सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है रिट को इशू करने की, अंडर विच आर्टिकल? वेरी गुड, आर्टिकल 32। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर अंडर आर्टिकल 32? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर अंडर आर्टिकल 32? जल्दी से बता दो मुझे। जिसने सबसे पहले आंसर दिया मैं उसको दूंगा चॉकलेट, 5 रुपीज की, पक्का, क्लास में आके। विद नेम, नॉट ओनली नंबर्स, विद नेम। बेटा जस्ट गो विद द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। There is a no legal book for CUT UG right now, so you have to refer the previous year papers. मैं नहीं खा रहा। वेरी गुड। द फर्स्ट वन इज, यार मेरी पेंसिल बंद हो रही है आज, मैंडमस। सेकेंड वन इज को वारंटो। थर्ड वन इज हैबियस कॉर्पस। फोर्थ वन इज प्रोहिबिशन, एंड द फिफ्थ वन इज सर्सियोरेरी। So there are 5 types of writs: quo warranto, mandamus, habeas corpus, certiorari, and prohibition or prohibitio. Peter, for GK, follow IMS magazine, monthly magazine. It is very helpful, and also IMS notes. Yes, better you have to learn all these 5 writs: mandamus, quo warranto, habeas corpus, prohibition, and certiorari.
हु इज कंसीड, वन मोर क्वेश्चन बेटा, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इशू रिट्स अंडर विच आर्टिकल? सो आई एम आस्किंग अबाउट हाई कोर्ट हैज द पावर टू इशू रिट्स अंडर विच आर्टिकल? हाई कोर्ट के पास जो पावर है रिट्स को इशू करने की, वो किस आर्टिकल के अंदर है? ये मुझे कौन बताएगा? वेरी गुड बच्चा, आर्टिकल 226। आर्टिकल 226। बस श्योर, आई विल एक्सप्लेन दीज रिट्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। जब बेटा मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब बेटा मैं आपकी क्लास लूंगा दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, वहां पे मैं आपको इन रिट्स के बारे में बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करूंगा। सो राइट नाउ जस्ट लर्न देम, और जब हम उसकी क्लास करेंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, जो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू लर्न ऑल दीज रिट्स। ठीक है? भैया रिट्स का मतलब, एक मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो रिट्स का मतलब होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है, जैसे वी हैव अ राइट टू लाइफ, वी हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वी हैव अ राइट टू इक्वालिटी, वी हैव अ राइट टू फ्रीडम, ब्लैंड ब्लस हो, जितने भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स हैं और उनका ब्रीच हुआ है, किसी ने उसको ब्रीच किया है, देन हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं फॉर इशूइंग अ रिट। रिट सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, ये क्या ऑर्डर्स होते हैं, अथॉरिटीज के लिए ऑर्डर्स होते हैं रिट्स। तो सुप्रीम कोर्ट सीधे इशू करता है। हमारे पास पावर है कि हम ये ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट यहां ना जाके सीधे हम कहां जाएं, सीधे हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं अंडर आर्टिकल 32। यस बेटा, आई एम, आई डू। यस बेटा, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वेरी गुड बच्चा। हु इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये सभी को पता होगा, ये तो आप सभी को पता होगा। वेरी गुड, बी आर अम्बेडकर। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट हु हैज रिटन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? लिखा किसने है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसको लिखा किसने है? ब्रदर जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी, thanks for your patience. The first thing is that who has written the Constitution of India? I am asking about who has written the Constitution of India. The right answer is very good. Prem Bihari Rai Jada. वंश का बेटा, वेरी गुड। द राइट आंसर इज, भाई मैं लिखने की बात कर रहा हूं, नॉट फ्रेम्ड। प्रेम बिहारी नारायण है आगे, बाद में रह जादा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये हम लोग बार बार इसको मतलब शो ऑफ करने के लिए, फ्लैश करने के लिए अपने एग्जाम को, ये अपने नॉलेज को, फ्लैशी नेचर को दिखाने के लिए इस क्वेश्चन को पूछता हूँ बार बार मैं। बेटा बी एन राव, बेटा एम एन राव का पूछो, वो एक अच्छा ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट पड़ेगा। हु हैज गिवन द आइडिया ऑफ, प्लीज नोट डाउन अ क्वेश्चन, हु हैज गिवन द आइडिया ऑफ, हु हैज गिवन द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बेटा can you please tell me your name, anonymous attendee, and you are from which center?
आई एम जस्ट आस्किंग, डोंट वरी, आई एम जस्ट आस्किंग बेटा। Who has given the idea of Constituent Assembly? The right answer is M. N. Rao. ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम्स में बार बार आता है। ओके बेटा। एसएनपी मतलब बेटा एनएसपी। ओके बेटा, ओके ओके। सो who has given the idea of Constituent Assembly? The right answer is M. N. Roy. Who has given the idea of Constituent Assembly? The right answer is M. N. Roy. Okay. ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूजी एग्जाम्स, यूगी यू यूजी लीगल एग्जाम्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कम टू सेकंड क्वेश्चन। द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। इट मींस जो गवर्नर होता है बेटा उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ। जल्दी से इसका आंसर दो। ये क्या पूछ रहा है मुझसे? ओके ओके। पलक बेटा वेरी गुड, गोयल मानस बेटा वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। द राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। द राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो कम टू द अनदर पार्ट। द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द। बेटा हमेशा हम देखते हैं ना कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो क्या बोलता है कि हमेशा जो आप रिजाइन देते हैं या फिर अगर कोई किसी पर्सन को आपको टर्मिनेट करने की अथॉरिटी है तो वो आपका सीनियर होगा, आपका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो होगा या फिर उससे सीनियर। बट हियर द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया, सो इससे ऊपर कौन है? नो वन। बट यहां पे क्वेश्चन आ गया कि द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द राइट आंसर इज, द राइट आंसर इज ओके ओके, वेरी गुड। पार्लियामेंट क्यों देगा? वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, यस वी कैन से दैट। और द राइट आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट। सॉरी कहाँ गया, दिस इज द आंसर। एंड वॉइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देता है बेटा? वॉइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट, वेरी गुड। सो कम टू द अनदर क्वेश्चन। फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस? फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस? ओके ओके ओके। ओके बेटा एज सिंपल एज दैट, सिंपल सा है। इसका आंसर इतना क्यों टेंशन ले रहे हो कि कोई 6 साल बोल रहा है कोई 7 साल बोल रहा है? 5 years। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? इसमें से कौन सा पर्सन है जो अपने ऑफिस को होल्ड करेगा ड्यूरिंग ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? इसका मतलब क्या है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक। यस बेटा, यूएस में 6 years होता है, बट करंटली वी आर रीडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? बहुत सिंपल सा आंसर है, जल्दी से बता दो। जो बताएगा
उसको मिलेगी चॉकलेट, 10 रुपए वाली। ओनली 6 years बेटा, लेसन कमीशन। गवर्नर इज द राइट आंसर। बेटा आप मुझे अपना सेंटर बता दो कि आप किस सेंटर से पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपको देने आऊंगा, ठीक है, पक्का। फॉर श्योर, अगर मैं देने खुद नहीं आ पाया तो मैं पहुंचा दूंगा। ओके। सैटरडे को मैं आता हूँ, सैटरडे को पक्का मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ emoluments of the president? Which one of the following is not true regarding the payment of emoluments of the president? What is the meaning of emoluments? What is the meaning of? पक्का श्योर बच्चा, मुझसे ऑफिस में मिलना के मैं वहीं पे रहूंगा ऑफिस में। What is the meaning of emoluments? Okay, केसी, वेरी बच्चा। बेटा what is the meaning of emoluments? ओके। बेटा आई एम नॉट यूजिंग एनी सोशल मीडिया ऐप अपार्ट फ्रॉम ए व्हाट्सएप। Kind of salary of president? Yes, beta. Very good, very good. So, which of the following is not true regarding the payment of emoluments of the president? ठीक है, तो बच्चे इसका आंसर मुझे जल्दी से बता दो कौन सा है। ए, बी, सी। मैं क्या आपको क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ emoluments ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पहला है कि दे कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। सेकेंड वन इज दैट दे आर सोन सेपरेटली इन द बजट। तो भाई ये बात तो सही है, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो सबकी क्या होगी, सैलरी कम होगी। दे आर सोन सेपरेटली इन बजट, हाँ सही बात है। दे आर चार्ज ऑन द कंटिजेंसी फंड इन इंडिया, नो 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 नो, ये यहां से नहीं होती है। इट इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नॉट कंटिजेंसी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। Which one of the following does not constitute the electoral college for electing the president of India? Which one of the following does not constitute? भाई इसका मतलब सिंपल सा ये है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए जो जो लोग चाहिए होते हैं बॉडीज, उसमें से इन चारों में से कौन सी बॉडी नहीं है वो। तीन बॉडी चाहिए होती है बेटा, मैं बहुत ही ओपनली बता रहा हूं आपसे, तीन बॉडीज, मैंने थोड़ा सा आंसर दे दिया आपको। देयर आर ओनली 3 बॉडीज। अब बेटा इसमें बॉडीज कितनी दी हुई है, 4। नाउ टेल मी कि वो चौथी बॉडी कौन सी नहीं है। लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। द राइट आंसर इज नो 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 बच्चा, असेंबली तो होती है, असेंबली तो होनी चाहिए। थैंक यू बेटा, इट्स प्लेजर इज माइन कि आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से। तो देखिए ना बच्चा, देखो एक बात समझो, ठीक है, अगर ना बच्चा कुछ भी, ठीक है, किसी को हम इलेक्ट कर रहे हैं तो ना हमेशा बेटा मेन रोल जो होता है ना, सबसे ऊपर हम मानते हैं कि जो पर्सन हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लोकसभा में जो मेंबर्स बैठे हुए हैं वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर दी इलेक्टेड मेंबर्स, इनको हमने इलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। देन हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, दीज आर ऑल्सो दी इलेक्टेड मेंबर्स।
इनको भी हमने इलेक्ट किया हुआ है। एंड देन इफ यू टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट, देन यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं राज्यसभा ऑल्सो। सो भाई, इलेक्टेड मेंबर नॉट नॉमिनेटेड, बेटा ओनली इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड, मतलब जो हमसे चुन के वहां पे गए हैं, जिनको हमने डिसाइड किया है कि वो आप वहां बैठोगे। ये नहीं कि कोई नॉमिनेट हो गया उसको हमने वहां पे जाके पहुंच गए, नहीं, ओनली इलेक्टेड मेंबर। सो राज्यसभा कवर कर लिया हमने, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कवर कर लिया, एंड लोकसभा कवर कर लिया। बचा क्या, बच गया इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। So this is not include in the quorum of, or we can say the electoral college of the electing the president of India. क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मतलब बेटा, सॉरी बेटा, आई एम नॉट सेइंग कि राज्यसभा में फेमस रिटायर्ड पीपल्स होते हैं। बेटा वहां पे हमारे इलेक्टेड मेंबर्स भी जाते हैं, बट देयर आर सम नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑल्सो, जो बेटा कुछ फील्ड्स में, पर्टिकुलर फील्ड में जिन्होंने बहुत ही एक्सीलेंस पाई होती है, उनको वहां पे नॉमिनेट करते हैं। जैसे सचिन जी थे वहां पे, और हेमा मालिनी जी थी, आई थिंक इफ आई एम राइट तो लता मंगेशकर भी जी भी रही है वहां पे, ऐसे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जहां पे पार्लियामेंट गवर्नमेंट है, कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द, बेटा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूं, बट लेट्स सी। बट आपको ये वीडियो पक्का मिल जाएगी फॉर श्योर। सो बेटा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन द ऑफिस टिल इट एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द, बेटा सपोर्ट किसका चाहिए हमें? मेजोरिटी होगी तभी तो हम एंजॉय करेंगे। तो दो आंसर, अब ये दो आंसर क्या हुआ, देखो ना, ये दो आंसर गायब हो गए। आंसर नंबर ए हट गया, आंसर नंबर सी हट गया। अब बचा क्या, आंसर बी एंड आंसर सी, डी। तो भाई अपर हाउस क्या होता है? राज्यसभा। लोअर हाउस क्या होता है? लोकसभा। बेटा जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कहाँ जाते हैं मेनली? लोअर हाउस में, लोकसभा में। सो द राइट आंसर इज मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोक हाउस, सॉरी लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दिस इज द राइट आंसर। लीगल डोमेन बहुत ही इजी है सीयूटी का, सो डोंट बी अफ्रेड कि हाँ क्या उसमें आएगा। बहुत ही पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सभी टॉपिक्स को कवर करूं। लेट्स सी। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, इंजॉय करते रहिए, ऐसे पढ़ाई करिए अच्छे से, साथ में अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इट मींस कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट नहीं करता। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? चीफ ऑफ द आर्मी, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ एयर फोर्स। अगर मैं बहुत ही, बेटा सो नॉर्मल रहता है वो, नॉट सो हार्ड, हार्ड नॉट, इट्स मॉडरेट, नॉट इजी, नॉट टफ, मॉडरेट। बेटा सिंपल सा इसका आंसर है, ये भी चीफ है, ये भी चीफ है, ये भी चीफ है। और चीफ कौन सा अपॉइंट करेगा? चीफ को करेगा अपॉइंट चीफ। चीफ कौन है? प्रेसिडेंट है हमारा। तो इनको तो ये कर लेगा अपॉइंट। बचा कौन? स्पीकर ऑफ लोकसभा। इन्हें कौन करता है अपॉइंट? मेंबर्स ऑफ लोकसभा। कितने सिंपल से आंसर है, लॉजिक बेटा। एंट्रेंस एग्जाम इज ऑल अबाउट योर स्किल, योर टेक्निक्स एंड ट्रिक्स। तो ट्राई टू अप्लाई लॉजिक इन एवरी क्वेश्चन, एंड फॉर श्योर 90% ऑफ द केसेस में आपको वो लॉजिक काम करेगा, फॉर श्योर।
पूछो। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन करता है अपॉइंट? ये तो बता देना प्लीज, ये तो बता देना भाई यार, वरना तो बहुत मुश्किल है फिर। बेटा लीगल रीजनिंग में थोड़ा पढ़ना पड़ता है। बेटा हम उनको क्या करते हैं बेटा, हम उनको पीएम को हम नहीं करते बेटा इलेक्ट। पीएम को हम कैसे कर लेंगे बेटा इलेक्ट? बेटा हु अपॉइंट्स द पीएम ऑफ इंडिया, द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑन द कंसल्टेशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के लोग आपस में कंसल्ट करते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि आप पर्टिकुलर पर्सन को क्या करिए, कीजिए, पीएम बना दीजिए। अब वो उनको पीएम बना देता है। सो द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया? बेटा कैन यू प्लीज गिव मी अ मिनट, बस गिव मी मिनट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। द राइट आंसर इज मिसिस सरोजनी नायडू। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वह किसी बच्चे ने लिखा है युविका सरीन, बच्चा आप लिखा है सुचेता कृपलानी। शी वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर? सुचेता कृपलानी। फर्स्ट वुमेन सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी। गवर्नर कौन था? सरोजनी नायडू। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? द राइट आंसर इज प्रतिभा पाटिल। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ओके। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज, मतलब सिंपल सा मतलब है बेटा, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मिनिमम एज क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने की? द राइट आंसर 35। इज एज सिंपल एज दैट। अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिए आर्टिकल 52 to 61। इट इज टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 to 61 इज टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बेटा मैं पढ़ा दूंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा वो चीज को। द चार्ज ऑफ impeachment against the president of India for his removal can be prevented by। द चार्ज ऑफ impeachment मतलब बेटा प्रेसिडेंट को जो निकालने को बोलते हैं, उसको ऑफिस से हटाने को क्या बोलते हैं? इम्पीच करना, इम्पीचमेंट। डिफाइंड अंडर आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट।
So a charge of impeachment against the President of India for his removal can be prevented by. प्रेसिडेंट को हटाने के लिए उसके ऑफिस से, बेटा उसका रिमूवल का प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है, कहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं हम उसको, जल्दी से बताओ मुझे। किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, इधर लोकसभा, सॉरी, इधर लोकसभा और राज्यसभा। द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी वेयर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय द, मतलब अगर किसी यूटी में चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो रहा है, बेटा जैसे आपकी दिल्ली में चीफ मिनिस्टर है, चंडीगढ़ में नहीं है, तो दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दिल्ली। जहां पे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो रहा है, वेयर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय, वहां पे उस सीएम को कौन अपॉइंट करता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। द राइट आंसर इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। व्हाट इज द राइट आंसर? लेफ्टिनेंट गवर्नर। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्लीज इसका तो आंसर दे देना, अगर इसका आंसर आप नहीं दे पाए ना तो दिक्कत है फिर। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट डाइज while in office, the vice president can act as a president for the maximum period of, let's say example कि अगर प्रेसिडेंट है एंड ही डाइज, तो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करेगा वाइस प्रेसिडेंट। द क्वेश्चन इज दैट कि मैक्सिमम कब तक ये ऑफिस को होल्ड कर सकता है? द राइट आंसर इज 6 मंथ्स। बेटा वेरी गुड, आप सभी ने बहुत अच्छे आंसर दिए, वेरी गुड। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ, मतलब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसे बोलते हैं? यूनियन मतलब सेंटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन सेंटर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन सेंटर? जल्दी से बताओ अच्छा। तो सबसे पहले इसमें इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो भाई ये भी, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये आंसर हट गया। दूसरा क्या होता है? जितने भी स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। टीम नहीं है ये। ए इज द राइट आंसर, आई एम श्योर। ए इज द राइट आंसर बेटा, वेरी गुड। ईशान बच्चा, वंशिका एंड ओके, अंजलि बच्चा, वेरी गुड। पलक, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड। यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। व्हेन आई वाज इन माय क्लास 12 तब मुझे इतना नहीं मालूम था। यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, गॉड ब्लेस यू ऑल। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये डी होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही इंटर्स अपॉन द ऑफिस, मतलब ये कि ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? मे बी। बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है? द राइट आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक मैं क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताऊं मैं। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट डाइस तो वाइस प्रेसिडेंट आता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट डाइस, प्रेसिडेंट भी नहीं है, ये भी, इसकी भी डेथ हो गई, देन हु विल सक्सीड फॉर दीज 6 मंथ्स? जब तक इलेक्शंस नहीं होते तब तक कौन आएगा? द राइट आंसर इज सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेट्स टेक एग्जांपल कि सीजीआई भी नहीं होता है, ही डाइड,
देन उसके बाद सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। Who among the following enjoys the rank of cabinet ministers of the Indian Union? Which among the following enjoys the rank of cabinet minister in Indian Union? कौन है भाई वो, जल्दी से बता दो। The right answer is deputy chairman of planning commission। बेटा who is chairman of planning commission? Who was? Because अब तो नीति आयोग हो गया है। Now planning commission is known as Niti Ayog, and chairman of Niti Ayog is President of India. Sorry, Prime Minister of India। तो मैं मन कहा था ex officio chairman of Niti Ayog, Prime Minister of India. So also here the chairman is Prime Minister, but the deputy chairman is appointed by the Prime Minister. A person who is not a member of parliament can be appointed as a minister by the president for a maximum period of। भाई ठीक है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, फिर भी क्या उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है? हाँ कर सकता है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ कितने दिनों के लिए? मैक्स टू मैक्स कितना? बहुत सिंपल सा आंसर इसका बच्चा, 6 मंथ्स। जहां पे आए 6 मंथ डाल दो, राइट आंसर ही होता है मेनली। व्हेन कैन अ प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिशन टू। बेटा डिस्क्रिशन मतलब क्या होता है कि अपने मन के अकॉर्डिंग, अपने लॉजिक, अपनी रीजनेबल कैपेसिटी, रीजनेबल फोरसाइट के अकॉर्डिंग, व्हेन कैन अ प्रेसिडेंट अपनी रीजनेबल फोरसाइट, रीजनेबल कैपेसिटी, रीजनेबल माइंड के अकॉर्डिंग इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। व्हेन कैन अ प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिशन, कब प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन को यूज करता है, अपनी पावर को यूज करता है, अपने रीजनेबल माइंड को यूज करता है इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। When there is a no political party enjoys a clear majority in Lok Sabha। अगर लोकसभा में किसी की भी क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है देन। बट जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें क्या होता है कि जिस पार्टी पास ज्यादा सीट्स होती हैं, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है कि भाई आप आ जाओ, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। अगर वो अपनी मेजोरिटी को प्रूव कर देगा देन वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। When no political party enjoys a clear majority in Lok Sabha। So बच्चा this is all for today from my side। This is all from my side for today। थैंक यू एवरीवन। बच्चे अगर आपको क्लास में कोई भी क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो प्लीज कैन यू प्लीज टेल मी, या यू कैन आस्क मी। सर एनसीईआरटी रीड करनी क्या? बेटा रीड कर सकते हो, बेटा रीड कर सकते हो। थैंक यू बेटा। बेटा अगर लीगल स्टडीज के लिए बुक में बोलूं तो बेटा एनसीईआरटी को ही रेफर कर लो। सर फ्रॉम वेयर यू कैन गेट नोट्स दी? देयर माय नोट्स बेटा, ये मेरे खुद के नोट्स हैं। वेलकम बेटा, ऑलवेज वेलकम, प्लेजर इज माइन। ओके बच्चा, बच्चे को पहले के 4 क्वेश्चन देखने हैं। यूके सर, आर योर नोट्स इनफ फॉर सीयूटी? यस बेटा, मोर देन सफिशिएंट। बेटा प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन ऑल्सो, बेटा मैं आपकी लेटर क्लास में उन चीजों को कवर करूंगा, ठीक है? फर्दर जो क्लासेस हमारी होंगी वहां पे मैं उन चीजों को कवर करूंगा, ठीक है बच्चा? बेटा जो आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स याद करने होंगे मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा खुद से। देयर आर ओनली 10 to 15 अमेंडमेंट जो आपको याद करने होंगे, मैं आपको नोट करा दूंगा।
थैंक यू बच्चा। यस बच्चा, थैंक यू बेटा। बेटा जस्ट रीड द बुक, उसको रीडिंग के लिए पढ़ो। बेटा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीयूईटी लीगल एंड क्लैट, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। थैंक यू बेटा। श्योर बेटा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट बेटा। थैंक यू। थैंक यू बेटा। बेटा एक, अगर बेटा आपको ये वीडियो दोबारा देखनी हो तो बेटा यूट्यूब चैनल है अपना, IMS लॉ दिल्ली करके। बेटा IMS लॉ दिल्ली में आप इस वीडियो को देख सकते हैं आफ्टर 1 और 2 डेज, ठीक है। हाँ जी। नहीं बेटा, आर्ट्स से बेटा आपके पास में देखो वो एक मैसेज आया हुआ है ना, उस पर लिखा है 7 to 9। बेटा आई विल ट्राई कि मैं ये PDF आप लोगों को अवेलेबल करवा दूँ। यस बच्चा।